हीरोज रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें हाइपीरियन की स्टोरी बताई जा रही होती है कि किस तरह उसको भी एक प्लेनेट से भेजा गया था। जिस तरह सुपरमैन की एक ओरिजिन स्टोरी है, इसी तरह इस यूनिवर्स के अंदर हाइपीरियन की भी एक ओरिजिन स्टोरी है। और हम देखते हैं कि हाइपीरियन यहाँ पे जो है बहुत पहले ही गैलेक्टस का काम तमाम कर चुका है इस रियलिटी के अंदर। और इसी तरह हम यहाँ पे सारी चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हाइपीरियन से उस एक अननोन आदमी मिलने के लिए आता है, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स हैं, जो कि इस वक्त ब्लेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं सारी की सारी चीजों को ठीक करने के लिए। अब आगे तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है, बेसिकली जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड हाइपीरियन के ऊपर देखा था, तो आज हम इसके दूसरे मेंबर ब्लर के ऊपर जो है स्टोरी देखने वाले हैं, जो कि अपनी कहानी में कुछ इस तरह से बता रहा होता है कि मेरे पास एक तरह का मिस्टिक हैक मौजूद है, जिसके जरिए मैं हर एक अलग अलग डायमेंशन की चीज़ों को एक साथ स्पीड स्ट्रीम कर सकता हूँ। कभी कभार मैं इतनी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता हूँ कि मैं वाइब्रेट करते हुए अपने रेक्लाइनर के ही अंदर चले जाता हूँ। मुझे कभी कभार ये भी याद नहीं रहता है कि मेरे घर में कितने टीवीज मौजूद हैं। ओह, जरा मुझे काउंट करने दो बहुत जल्दी से। हाँ, वो तो 48 है, बहुत आसान था। लेकिन एक मिनट, मैं अपने टीवीज को क्यों काउंट कर रहा हूँ? अगर मुझे काउंट करना है तो अपने शूज को करना चाहिए, क्योंकि मेरा शू क्लोजेट जो है वो तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा है। मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि कोई भी वाईफाई जो है वो मेरी स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन मैंने उसकी जगह पे 14,000 लेवल्स जो हैं वो खत्म कर दिए गम्बॉल ग्रेनेड्स के, और उसके साथ साथ मैं जो है अलग अलग 14 वुमेन से फ्लर्ट भी कर रहा था। और इस वीकेंड पे मेरे पास 5 डेट्स हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो 3 अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं। मैं एक दिन में 500 सेल्फीज को पोस्ट कर सकता हूँ। यूजुअली मैं अपने साथ तकरीबन 20 फोन्स को रखता हूँ इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास टैबलेट और टीवीज तो जो मैंने अभी बताए हैं वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन मैं घर के अंदर इतना ज़्यादा रहता नहीं और ना ही मुझे चिल करने का इतना मौका मिलता है कि मैं इन सारी की सारी चीज़ों को चला पाऊँ, क्योंकि जिस तरह का मेरा काम है उसके अंदर मुझे अक्सर भागना ही पड़ता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ब्लर बता रहा है ये सारी की सारी बातों से कि असल वो कितना ज़्यादा तेज़ है। और अगर आप मेरी माने तो यहाँ पे जितनी भी बातें इसने बताई हैं, इससे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मतलब हमारी यूनिवर्स के अंदर जो क्विक सिल्वर है उससे भी कहीं ज़्यादा ये तेज़ लग रहा है। और इसी तरह वहां से ब्लर बताता है, तो मैं कहा था, हाँ, मैं साइबेरिया की एक खतरनाक किस्म के लेयर के अंदर फंसा हुआ था, जहाँ पे सुपर बियर उर्सा मेजर जो है, जिसने अपने जैसे आर्टिफिशियल मिनियंस को बना दिया है जो कि मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग कार्निवोर है और एक मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर रहते हैं जिसका नाम ग्रिजली सिटी है। और मुझे जो है वहां पे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागना था, उस सारे के सारे लोगों को सेव करते हुए। लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये तो नहीं कर रहे थे ना, आखिरकार ये एडवेंचर अभी तक हुआ भी है कि नहीं? कभी कभार मैं खुद ये भूल जाता हूँ कि मैं कौन से साल के अंदर जी रहा हूँ या आज कौन सी डेट है और क्या अभी मैं इस वक्त प्रेजेंट में हूँ या पास्ट के अंदर हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे चीजें याद आ रही हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल हमें वही फाइट दिखाई जा रही है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, कि वो सिल्वर विच से यहाँ पे लड़ रहा होता है और वो कहती है कि आज तुम मारे जाओगे क्योंकि तुम जो मेरे 1000 स्पेल से नहीं बच सकते हो, जो कि मैं 1 मिनट में पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी हाई स्पीड हेक्सेस को पढ़ूंगी और उसके जरिए मैं फाइनली तुमसे अपना रेवेंज ले लूंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जो वांडा मैक्सिमोफ है, दरअसल वो और पीटरो दोनों एक साथ मिले हुए हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो इसीलिए वांडा जो है उसके पास अपनी विच वाली शक्तियां तो है, लेकिन साथ में उसके पास उसकी सुपर स्पीड भी है। लेकिन वहीं सब देखते हैं कि ब्लर यहाँ पे उससे भागे बहुत तेजी से भाग रहा होता है और साथ में वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है और बताता है कि मैं आप लोगों को रिकैप देता चलता हूँ जिन लोगों ने अभी अभी हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करा है, कि आज मेरे ऊपर जो अटैक किया है वो खतरनाक किस्म की रोग ने किया है, जो कि मेरी मेन विलन भी है, जिसका नाम सिल्वर विच है, जो कि अपने आप को स्पीडस्टर सुप्रीम मानती है। लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं है। ये विच जो है ब्लेम करती है कि मैंने उसके भाई को जान से मार डाला, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आपने इस फाइट को नहीं देखा तो मेरी वीडियो नंबर 442 पे जाइए, जिसके अंदर स्क्वाड्रन वर्सेस एक्स-मैन आपको देखने को मिलेगा। और उसके भाई के मरने के बाद उसने अपने भाई की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया और तब से ही वो मेरे पीछे लग गई है मुझे जान से मारने के लिए। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से हरा के दिखाऊं आज आप लोगों को। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली ब्लर इतना ज़्यादा तेज है कि इसके सामने कितना बड़ा खतरा मौजूद है। उसके पीछे एक विच लगी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसको सारी की सारी सिचुएशन एक बहुत ही फनी वे में बता रहा है। तो यहाँ से जो ब्लर का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही पसंद आने लगा है। लेकिन वहीं से स्कारलेट बोलती है कि तुम एक एरोगेंट पिग हो और ये मैं आज पीटरो के लिए कर रही हूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अपना स्पेल कास्ट करते हुए उसको जोरदार अटैक करती है। और वहीं से ब्लर बताता है कि नाइट हॉक कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप से बातें करता हूँ और मेरा एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कॉकी है, और मेरे ख्याल से वो शायद कहीं ना कहीं ठीक ज़रूर कह रहा था। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि ब्लर यहाँ पे अगले बार ज़मीन पे गिर जाता है, उसको कोई चीज़ आके हिट करती है। तो सिल्वर विच कहती है कि चलो चलो जल्दी से उठ जाओ ब्लर, तुम ये लग्जरी डिजर्व नहीं करते हो कि तुम आसानी से यहाँ पे सो जाओ। तुम्हारा भी मैं वही हशर करने वाली हूँ जो कि तुमने मेरे भाई के साथ करा था। अब अपने पैरों पे खड़े हो और चिल्लाना शुरू करो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वर विच ने दरअसल उसका सोल एक तरह से निकाल लिया है, और वो हमें यहीं पे बता रहा होता है कि अभी अभी स्कारलेट विच ने मेरे अंदर से मेरे एक सोल का थोड़ा सा हिस्सा अपने केओस मैजिक की मदद से निकाल लिया है, जो कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ड्रेड डायमेंशन की तरफ ले जा रही है।
अब इमेजिन करो एक ऐसी जगह को जो बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाली है और वहां से हर वक्त खतरनाक किस्म की आवाजें आती रहती हैं और कोई ना कोई हर वक्त तुम्हारे पर नजर रख रहा होता है। और इस स्विच को बस करना अभी के लिए इतना है कि इसको मेरे सोल को मुझसे दूर रखना है मेरी बॉडी से, ताकि मेरी फिजिकल बॉडी मेरे सोल से जब दूर हो जाएगी तो मैं अपनी जान खो बैठूंगा। इन अदर वर्ड्स मुझे इस वक्त जो है खतरनाक किस्म की रेस करनी है अपने सोल के साथ ही। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस तरह वो वहाँ पे ड्रेड डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है, जो कि दरअसल इस दुनिया की डार्क डायमेंशन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि माइंडलेस वन जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और ब्लर वहाँ से बहुत तेजी से भागना शुरू करता है। और वहीं से वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज है, इस बात को तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये कोई मेरी पहली सुपर रेस नहीं होने वाली है जो कि इम्पॉसिबल के अंदर से चीरते हुए मुझे निकलना है। एक बार जो है मैं मल्टीवर्स के एंड से रेस करते हुए भागा था और दूसरी मल्टीवर्स के अंदर पहुंच गया था। मैंने जो है डेथ से रेस करी है और उसके पास उसकी अपनी रिंग पावर्ड इन्फिनिटी चॉपर भी मौजूद थी। मैं जो हूँ अल्ट्रॉन की खतरनाक किस्म की आर्मी से आउटरन कर चुका हूँ, मैं हाइपीरियन से मुकाबला कर चुका हूँ और मेरी स्पीड का कोई जलवा ही नहीं है। एक बार मैंने इतनी ज़्यादा तेजी से रेस करी कि मैं एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर चले गया, जहाँ पे डूम को हरा के मैंने एक हिस्ट्री बना के रख दी थी। यहाँ पे ब्लर जिन फीट्स की बात कर रहा है वो कहीं से भी छोटे मोटे नहीं है। वो बता रहा है कि किस तरह से एक यूनिवर्स खत्म हो रही थी और उस यूनिवर्स के अंदर से उसने भागना शुरू करा तो वो दूसरी यूनिवर्स के अंदर पहुंच गया, मतलब वो एक यूनिवर्स की डेथ को सर्वाइव कर चुका है। वो ये भी बता रहा है कि इस यूनिवर्स की जो डेथ है उसने भी जो है उसका पीछा करने की कोशिश करी थी, वो भी एक इन्फिनिटी चॉपर के साथ, जो कि मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स के अंदर कोई बहुत ही बड़ा आर्टिफैक्ट होने वाला है और उसके बावजूद भी वो उससे हार गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ब्लर भाग रहा होता है तो उसके साथ वहाँ पे कोई और भी भागना शुरू कर देता है और कहता है कि कोई भी जो है वो वेंजेंस आगे नहीं भाग सकता है ब्लर, स्पेशली तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो मेरी फेनिंस स्टेट से। और वहीं से मैं ब्लर बताता है कि दरअसल इस दुनिया के अंदर भी एक तरह का गोस्ट राइडर मौजूद है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो गोस्ट राइडर है उसकी पावर जो है वो एक स्पीडस्टर की है और इस दुनिया का जो गोस्ट राइडर है वो रॉबी रेस नहीं बल्कि जॉनी ब्लेज ही है, जिसका नाम द गोस्ट रनर है। और इसी तरह वो बोलता है कि हाँ कूल, मुझे याद आ गया, मेरे ख्याल से अब ये वही हिस्सा आ चुका है ना जहाँ पे मुझे तब तक भागना है जब तक मेरी टांगों की हड्डियां मैट ना हो जाएं। और मैं तुम लोगों को बताता चलूँ कि एक बार मैंने जो है तकरीबन कुछ सालों का एक पावर नैप भी लिया था 23rd सेंचुरी के अंदर। वेट, हम यहाँ पे दरअसल कर क्या रहे हैं? ओह हाँ, मुझे याद आया। और अगले बार हम देखते हैं कि ब्लर को सामने से याद आता है कि वो तो दरअसल सिल्वर विच के उस सोल को पकड़ने के लिए भाग रहा है। और वहीं से सिल्वर विच बोलती है कि मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, तुम्हारा सोल जो है उसकी पावर फेड होते जा रही है ब्लर, तुम मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हो। एक बार जब तुम मर जाओगे तो फाइनली इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी गलत है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस दुनिया के अंदर से गलतियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर भूल गई हूँ, कोई चीज़ जो मैंने खो दी है जिसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है जब मैंने अपनी आंखें झपकाई थी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ब्लर वहाँ पे पहुंच जाता और कहता है कि हे, तो वहीं से ब्लर आता है अचानक और बोलता है कि हे, इस बात को बिल्कुल भी माइंड मत करना बेची, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम टीयरिंग करने की कोशिश करी है ताकि मैं तुमसे पहले ही टाइम के अंदर पहुंच जाऊँ और तुम्हें हरा सकूँ, और अब मैं अपना सोल तुमसे वापसी लेता हूँ। और वहीं सिल्वर विच बोलती है कि तुम अपना सोल इतनी आसानी से मुझसे नहीं ले सकते हो, तुम एक अननेचुरल चीज हो ब्लर, तुम आखिरकार अभी तक जिंदा भी कैसे हो, और तुमने जो अभी करा है ये करना पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर विच को भी अंदाजा हो रहा है कि ब्लर अपनी पावर्स को बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह ये लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। लेकिन वहीं पे सिल्वर विच सिर्फ यहाँ पे 3 लफ्ज बोलती है कि नो मोर स्पीड, और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लर जो है वो हैंग होके रह जाता है। तो आपको याद होगा कि बेसिकली यहाँ पे हमें जो ये रेफरेंस दिया गया है ये हाउस ऑफ एम का दिया गया है, जब स्कारलेट विच बोलती है कि नो मोर म्यूटेंट्स और सारे के सारे म्यूटेंट्स खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से जब वो ब्लर को बोलती है कि नो मोर स्पीड तो उसकी स्पीड वहाँ पे खत्म हो जाती है। और ब्लर बताता है कि अगली चीज जो मुझे पता है वो ऐसा था जैसा कि मुझे एक मेल्टेड एडामेंटियम के अंदर फंसा दिया गया हो, मैं हिल भी नहीं पा रहा था बहुत मुश्किल से, वो मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रही थी और मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा था। और मुझे तब जाके एहसास हुआ कि शायद नॉर्मल होना इसी को कहते हैं कि जब लोगों के पास सुपर स्पीड नहीं होती तो वो इसी तरह से चलते हैं। और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि वाकई में ये शायद वो मोमेंट आ गया है जहाँ पे आज शायद मैं हार जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। इस तरह हम काफी साल पहले शिफ्ट होते हैं तिब्बत कमरताज के ऊपर, जहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे एंशिएंट वन के पास कोई इंसान आया हुआ है अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। और हम देखते हैं कि एंशिएंट वन बोलता है कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो ताकि तुम अपनी नेचुरल पावर्स को जो तुम्हें हासिल हुई हैं उनको समझ सको, उनको कंट्रोल कर सको, ताकि इससे पहले तुम्हारी जो सुपर स्पीड वाली पावर है तुम्हें पागल ना कर दे, जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुकी है। मिस्टिक आर्ट से उस चीज़ का जवाब है जो तुम तलाश कर रहे हो, और एंशिएंट वन जो है तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। वो विशांटी ही थी जिसने तुम्हें ग्रैंड करी है स्पीड ऑफ विंड्स ऑफ वटूम एंड बोल्ड्स ऑफ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ब्लर यहाँ पे बैठा होता है। और एक तरह से यहाँ पे इस यूनिवर्स के अंदर हमें कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज का अलग ओरिजिन सुनाया जा रहा है। जैसे कि हमारी यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो है वो कमरताज जाके सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल ये ब्लर जो कैरेक्टर है वो कमरताज गया था अपनी ये स्पीडस्टर वाली पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। और इस यूनिवर्स के अंदर इसकी जो पावर का सोर्स बताया जा रहा है वो मिस्टिकल तौर पर बताया जा रहा है, ना कि इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह इस तरह कुछ नहीं हुआ था।
और वहीं से वो बोलता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे खामोशी से बैठना है स्टैनली और इस फ्लावर को देखना है। तो वहीं से हम देखते हैं कि ब्लर बहुत तेजी से उस फ्लावर को देख रहा होता है और कहता है कि मैंने इसको तकरीबन 1 मिलियन अलग अलग एंगल से देख लिया है, अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको खा जाऊं? तो वहीं से एंशिएंट वन बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बैठ जाना चाहिए और इस फ्लावर को खामोशी से देखना चाहिए। मैं चीज़ों को बैठ के ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकता हूँ और आखिरकार मुझे कब तक करना पड़ेगा? तो एंशिएंट वन बोलता है कि अगर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने स्लोली इस चीज़ को करते हो, और तुम्हारे केस के अंदर इसमें काफ़ी लंबा अर्सा भी लग सकता है, क्योंकि जो काम तुम्हें आज करना है उस चीज़ के अंदर तुम अब तक की सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट मैन हो मेरी नज़र के अंदर। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ब्लर स्कारलेट विच के सामने खड़ा होकर कहता है कि ओके ज़रा इंतजार करो, मुझे यहाँ पे सांस लेनी होगी स्टैनली, चीज़ों को दिमाग लगा के सोचना होगा। कुछ रेसेस जो है वो सिर्फ भाग के नहीं जीती जाती हैं, मुझे उस चीज़ को समझने में भी काफ़ी टाइम लग गया था और एग्जैक्टली मुझे 17 दिन लगे थे वहाँ पे खामोशी से बैठ के उस स्टूपिड फ्लावर को देखने के लिए। वहाँ पे मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी 17 दिन तक वहाँ से हिला तक नहीं था और उस फ्लावर ने जो मुझे चीज़ दिखाई वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आई। मेरा माइंड इतना ज़्यादा फास्ट मूव करता है कि कभी कभार मैं कुछ चीज़ों को ही भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा नाम स्टैनली स्टीवर्ट है, द ब्लर, द फास्टेस्ट मोर्टल अलाइव, और मेरे पास इतनी ज़्यादा टेंशन मौजूद है कि मैं एक हमिंग बर्ड के उड़ते हुए पर को भी गिन सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये जान चुका हूँ कि इस वक्त मुझे क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, और जब मैं उस एक चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा अपनी सारी की सारी आंखों के साथ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ता हुआ उससे रेस करता हुआ आगे निकल जाऊँगा और परसेप्शन के सारे डोर जो हैं वो उनको चीरता हुआ मैं उनसे आगे निकल जाऊँगा। और हर चीज़ को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जाना मिस करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है ब्लर बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करता है। तो दरअसल जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी पावर्स को इनहेंस करने के लिए मेडिटेशन करते हैं और एक तरह से उनके पास तीसरी आंख मौजूद होती है जो कि आई ऑफ आगामोटो है, इसी तरह वो यहाँ पे भी एक तरह की आंख की बात कर रहा है जो कि उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाती है चीज़ों को समझने के लिए। और वहीं से हम देखते हैं कि ब्लर यहाँ पे खामोशी से बैठ के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है बाय द ग्रूवी मून्स ऑफ द मणिपुर, मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। और वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि ब्लर यहाँ पे खतरनाक किस्म के बहुत बड़े मॉन्स्टर से बैठ के उसके सामने आ जाता है और वो कहती है कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ है? तो वो कहता है इसके बारे में ज़रा सोच के देखो, इसको कहते हैं द व्राथ वेल, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साउंड करती है, लेकिन ये एक बहुत ही पीसफुल जानवर है। लेकिन मैं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल भी पीसफुल नहीं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लर वहाँ से आता है और स्कारलेट से अपना सोल वापसी हासिल कर लेता है और कहता है कि मैंने अपना सोल वापसी हासिल करा और वेल को उसी की डायमेंशन में वापसी भेज दिया, लेकिन पुअर वांडा को मैंने जाते जाते के पुराने घर रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर छोड़ दिया जहाँ पे उसके जैसे सुपर लून्स रहते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वांडा को बेसिकली रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर छोड़ देता है। अब रेवेनक्रॉफ्ट मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि क्रिमिनली इंसेन लोगों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे ज्यादातर स्पाइडरमैन के विलन्स रहते हैं, जिस तरह ग्रीन गॉब्लिन वगैरह। तो वांडा बोलती है कि मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक तरह का मैड हाउस है, ये पूरी की पूरी दुनिया है जो कि पागल हो चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक केज के अंदर कोई और नहीं बल्कि माया लोपेज बैठी होती है जिसकी आंखें चमक रही हैं, क्योंकि माया लोपेज जो है अभी कुछ टाइम पहले हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर वो फीनिक्स बनी है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माया लोपेज भी इसी जेल के अंदर मौजूद है और उसकी आंखें चमक रही है, मतलब इस यूनिवर्स के अंदर उसके पास फीनिक्स की पावर्स मौजूद हैं। और ब्लर बताता है कि ये सब करने के बाद चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ ना? और मैंने वही अपनी पुरानी ओल्ड लेसन को इस्तेमाल करा कि चुपचाप बैठ के फ्लावर को देखते रहो। तुम जानते हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, समझे ना? मैं हमेशा उन लोगों को जो एक सरप्राइज की तरह कैच कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कभी ये कर नहीं पाते हैं। तुम जानते हो कि मैं कोई सेटर नहीं हूँ, मैं बैठ के चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं एक डूअर हूँ और आई बेट तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो गए। लेकिन तुम जानते हो कि एक मोमेंट मुझे ऐसी मिली थी जहाँ पे मैं चीज़ों को बिल्कुल बियॉन्ड लेवल के ऊपर देख रहा था, जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं जो है हर एक चीज़ के अंदर क्रैक देख सकता हूँ, हर एक चीज़ के अंदर कि उसको किस तरह से बिल्ड किया गया और ये रियलिटी किस तरह से बिल्ड की गई है, ऑलमोस्ट लाइक इट वाज ऑल वेल। ये सब बातें छोड़ो, लेकिन मैं यहाँ पे रेस करने के लिए आया था, मैं ये कौन सी बड़बड़ाहट वाली बातों के अंदर लग गया। खैर, ये एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है हमारे लिए, तो अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लो, क्योंकि हम में से जो भी हारेगा वो दूसरे को एक बर्गर दिलाने वाला है। तो रेडी 3 2 1 गो। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लर यहाँ से रेस करना शुरू करता है। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लर किसी और से रेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो इटर्निटी से रेस कर रहा है, जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी है। और ये एंटिटी एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो कि इस यूनिवर्स का टोटल सम माना जाता है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि ब्लर के पीछे का जो जितना भी बैकग्राउंड है वो व्हाइट नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी यूनिवर्स के बाहर एक वॉइड के अंदर मौजूद है, जहाँ पे वो इस यूनिवर्स के साथ ही रेस लगा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ब्लर इस यूनिवर्स के अंदर कितना ज्यादा फास्ट है। आई थिंक वो यहाँ पे फ्लैश जो है डीसी कॉमिक्स का उससे भी कहीं ज्यादा तेज हो गया है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टोरी देखने वाले हैं वो डॉक्टर स्पेक्ट्रम के बारे में होगी, लेकिन इस कॉमिक्स के खत्म होने से पहले हमारे पास एक एंड क्रेडिट सीन भी आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है, जहाँ पे हमें जो है रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर ही नज़ारा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे बुलसाई इस वक्त मौजूद है और वो एक आदमी को अपनी दांत से जो है मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बुलसाई जो है किसी भी चीज़ को वेपन बना सकता है। लेकिन यही भी पीछे जो है हमें एक वॉइस सुनाई दे रही है जो कि चीज़ों को बता रही है कि किस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। एक अलग ही काइंड जो है इस यूनिवर्स के अंदर मुझे नजर आ रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कभी नहीं देखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उस वक्त कहाँ मौजूद थी जब ये रियलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था जिसको मैं जानती हूँ।
और अगले बार हम देखते हैं कि जब यहाँ पे बुलजाई लड़ रहा होता है तो उसके सामने एक चूहा आता है और वो कहता है कि हे, क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है या चूहा ये वाकई एक आग से जल रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो चूहा आके जो है जैसे इसको काटता है बुलजाई को तो उसके अंदर से आग निकलना शुरू हो जाती है और वो शख्स जो मौजूद है वो कहती है कि मुझे इस बारे में एग्जैक्टली याद नहीं कि आखिरकार मैं रेवेनक्रॉफ्ट एसाइलम के अंदर कैसे आ गई, लेकिन इस दुनिया के अंदर ये खतरनाक किस्म के मर्डर्स की और पागल लोगों की जगह है। मैं यहाँ पे जो हूँ लाइन में रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सम टाइम मैं इस रैट के जरिए या कुछ और जानवर के जरिए यहाँ पे लोगों को सही करने की कोशिश करती हूँ, इवन तो मैं इस बात को जानती हूँ कि डीप डाउन मैं भी उन्हीं की तरह ही हूँ जैसे वो लोग मौजूद हैं, बल्कि मैं तो शायद उन लोगों से भी बदतर हूँ क्योंकि मैं फीनिक्स हूँ, माया लोपेज, जिसको दुनिया जानती थी इको के नाम से। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो चूहा था वो दरअसल फीनिक्स का ही एक अवतार था जिसको माया लोपेज कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उस वक्त वो भी रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से माया जो है वो बाहर निकल चुकी है रेवेनक्रॉफ्ट से और वो भी यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से जिस दुनिया को वो जाना करती थी कभी, जिसमें वो रहा करती थी, अब ये दुनिया उसको वैसी नहीं लग रही है, ये बल्कि सिर्फ एक एको बन के रह गया है। और मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है कि जैसे मुझे एक ग्रैंड कॉस्मिक पावर मिली उसके अगले ही दिन ये सब कुछ हो गया जो कि इस वक्त हुआ हुआ है, जिसके बारे में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने इस बात को रियलाइज़ करा कि मेरी रियलिटी वो बिल्कुल जा चुकी है। समहाउ किसी ने रात के अंधेरे के अंदर सब कुछ रीमेड कर दिया है। अभी तक मैं इस बात को मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाई हूँ कि फीनिक्स फोर्स क्या कर सकती है और वो क्या नहीं कर सकती है। मेरा मतलब है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। मैं बस यही जानती हूँ कि वो एक खतरनाक किस्म की बीस्ट है जिसकी हमेशा भूख रहती है और वो एक खतरनाक किस्म की बॉन फायर अपने साथ लेकर आती है जिसको हमेशा ही जितनी आग दो उतना ही उसके लिए काम होता है। ये पूरी की पूरी दुनिया बदल के रह गई। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सब इसीलिए हो रहा है। मैं जब चाहूँ इस एसाइलम को छोड़ के जा सकती हूँ और जाके पूरे के पूरे स्टार्स को जला के रख सकती हूँ, सितारों के बीच उड़ सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें फीनिक्स करना चाहती है और मैं तो सिर्फ उसका एक छोटा सा एको हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी नहीं होने वाला है। कभी कभार तुम्हें जो है अपने एको से डिफरेंट बनना पड़ता है, तुम्हें कुछ अलग करना होता है। और वहीं से माया अगले पल बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम चुपचाप मेरे पीछे आके मुझ पे स्नीक करने की कोशिश करोगे क्योंकि मैं बहरी हूँ, तुम्हें अपने आफ्टर शेव को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो कि एक सड़े हुए खून की तरह स्मेल कर रहा है। वहीं से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि ब्लेड आता और कहता है, हे, मुझे तुम पसंद आने लगी हो अभी से। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे ब्लेड और कैप्टन अमेरिका यहाँ पे पहुँचते हैं और वो कहते हैं कैप्टन अमेरिका कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा फीनिक्स, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ मुझे डरा देती हैं, और खासकर उसके हाथों में जिसने पिछले कुछ सालों में इसको सही तरीके से कंट्रोल भी नहीं करा है। क्योंकि जब आखिरी बार ब्लेड ने तुम्हें देखा था तो वो यही बता रहा है कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि फीनिक्स ने तुम्हारे ऊपर काबू पा लिया था। ये एक ऐसी पावर है जो कि लिटरली वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वहीं से बोलता है कि ये आपने बिल्कुल ठीक बात करी है कैप्टन, और इस वक्त हमें एग्जैक्टली यही करने की ज़रूरत है कि हमें इस पूरी की पूरी सिक रियलिटी को जला के बर्बाद कर देना होगा। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि और हाँ और होपफुली हम अपनी उस दुनिया को वापसी लेकर आ सके जो कि हमने लॉस्ट कर दी है, लेकिन ये सब करने के लिए हमें फैंग्स और शील्ड से कुछ ज़्यादा ही चाहिए। माया लोपेज, मैं जो हूँ एक टीम को पुट टुगेदर कर रहा हूँ। और वहीं से माया लोपेज बोलती है कि मेरे हार्ट के अंदर एक तरह की इन्फर्नो जल रही है, और इस वक्त मैं ये नहीं जानती हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या चीज़ सच में है और क्या चीज़ सच में नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं इस आदमी को अभी अभी यस कहने वाली हूँ विद ऑल द फायर इन माई हार्ट। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फीनिक्स फोर्स भी इस रियलिटी के अंदर मौजूद है, जो कि वही अवतार है माया लोपेज वाला जिसको हमने कुछ टाइम पहले देखा था अपनी एवेंजर्स वाली सीरीज के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि सारी की सारी रियलिटी को चेंज करने में फीनिक्स फोर्स का ही कोई ना कोई हाथ मौजूद है, लेकिन ये सारी की सारी स्टोरी हमें अपने आगे के एपिसोड में पता चल पाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। टू बी कंटिन्यूड।